निम्न में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की है? देखो, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी 1935 में। ठीक है, सही आंसर आपका ए होगा। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर इनमें एक दो चीजों में थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होता है कि प्रांतों में द्वैत शासन कब शुरू हुआ, प्रांतों में द्वैत शासन कब समाप्त हुआ, प्रांतीय स्वायत्तता कब शुरू हुई और केंद्र में द्वैत शासन कब शुरू हुआ। ये अलग अलग क्वेश्चन है ना, इन पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आप याद रखेंगे, पहले इस पे आते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919। सबसे पहले क्या हुआ, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन कब शुरू हुआ था? तो आपका आंसर होता है 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन शुरू हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, इन प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था 1935 में। हम ये बोल सकते हैं कि प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में लागू हुआ और समाप्त कब हुआ? 1935 में। जैसे ही प्रांतों में द्वैत शासन 1935 में समाप्त होता है, तुरंत वहां पर शुरू हो जाता है प्रांतीय स्वायत्तता। पहले क्या था, द्वैत शासन का मतलब डबल शासन, केंद्र और दो पार्ट में विभक्त था। लेकिन जब वहां पर द्वैत शासन समाप्त हो गया था तो उसको ये बोला गया था कि पूर्णतः प्रांतीय स्वायत्तता शुरू कर दी गई, यानी कि द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू हो गई थी 1935 में। लेकिन शुरू कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, क्या शुरू हुआ था? प्रांतों में द्वैत शासन। लेकिन केंद्र में द्वैत शासन की अगर बात करें तो कब शुरू होता है? 1919 में। 1935 सॉरी, केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन कब शुरू हुआ? 1935। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले आपको सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले प्रांतों में द्वैत शासन शुरू होता है 1935 में, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त होता है और प्रांतीय स्वायत्तता लागू हो जाती है और केंद्र में द्वैत शासन 1935 के तहत किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है इनमें। 22 पे आते हैं, सुमेलित करना है नए राज्य का गठन। नए राज्य का जब गठन किया जाता है तो भारत संविधान का अनुच्छेद 3 इफेक्टिव होता है। जब कोई भी नया राज्य गठित किया जाता है, जैसे आपका अभी तेलंगाना अलग हुआ था ना, तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो कौन सा आर्टिकल इफेक्टिव हुआ? आर्टिकल 3। ठीक है, नागरिकता हमने कौन से भाग में पढ़ा है? भाग 2 में नागरिकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और प्रशासनिक अभिकरण हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए के अंतर्गत। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 2143, 2143 यानी कि ए इसका सही आंसर था आपका। तो 22 का आंसर ए होगा। ठीक है, 23, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखो, पहले अगर ए ऑप्शन में आते हैं, कानून के समक्ष समानता नागरिकों को और अनागरिकों को दोनों को प्राप्त है, यानी कि नागरिक जो यहाँ के हैं और विदेशियों को भी प्राप्त है। आर्टिकल कानून की समक्ष समानता कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 14 में है। तो आर्टिकल 14 तो सभी को प्राप्त है। आपने बस ये आर्टिकल याद रखने, 15 याद है ना आपको, 15, 16, 19, 29 और 30 ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। बाकी सभी आर्टिकल विदेशियों को भी प्राप्त है। तो आर्टिकल 14 भी विदेशियों को प्राप्त है। यहाँ पे लिखा है ना, नागरिक और अनागरिक। तो ये 15, 16, 19, 29, 30 ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, बाकी सारे आर्टिकल विदेशियों को प्राप्त है। राज्य के नाम में परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, यही आपका आंसर है। गलत ही तो आपको बताना था, क्योंकि राज्यों के नाम परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। संसद किसी भी कानून के द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा, संसद साधारण बहुमत बना करती है, साधारण बहुमत, और उसमें राष्ट्रपति की सिफारिश या राष्ट्रपति की सलाह के द्वारा राज्यों के नाम परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। किसी भी नाम परिवर्तन करने के लिए, कोई भी नाम चेंज करना होगा, क्षेत्रों का बंटवारा करना होगा, राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। तो संसद की सलाह पर राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, फिर हम राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति, ये तो बिल्कुल सही है, वही आपको सेकंड वाले में बोल रहा है। सरकारी नौकरियों में केवल भारतीय नागरिकों को ही अवसर समानता है, सरकारी नौकरी में केवल भारत के नागरिक ही भाग ले सकते हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है?
पहला है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत, लेकिन बाध्य नहीं है। वो बाध्य नहीं है। 143 ये याद रखें, परामर्श ले सकता है। क्वेश्चन कई बार आपके पास आता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है कि कौन सा आर्टिकल है जो जिसमें राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई थी, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है आर्टिकल 143 के तहत, लेकिन बाध्य नहीं है उसको मानने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर लिखा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श की स्वीकार करना चाहिए, ये गलत है। ठीक है। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं थे, बिल्कुल सही है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन आगे बढ़ाने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। वही चीज मैंने अभी आपको बताया था, आर्टिकल 143 के तहत स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, ये वैसे क्वेश्चन ये उसमें स्टार मार्क करेंगे। ये क्वेश्चन आयोग ने पूछा है और आयोग ने उसका आंसर क्या दिया है? डी। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये तो बाद में डिलीट हो गया था। डिलीट होने का कारण ये भी हो सकता है क्योंकि हमने आर्टिकल पढ़ा है संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में, ये भी सही है। लेकिन जब भी हम ये वाला 1% अगर हो सकता है आंसर, तो ये हो सकता है, बाकी सभी सेम सही है। वैसे इसलिए हो सकता है आंसर क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं 315 में तो दोनों ही आते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग भी और संघ लोक सेवा आयोग भी। तो हमेशा ये लिखा होता है अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। दोनों ही, संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक, वैसे आप बोनस दे देंगे इसमें, क्योंकि अगर आर्टिकल कहीं पे लिखा होगा, ऐसे क्वेश्चन भी तो बन सकता है कि संघ लोक सेवा आयोग कौन से आर्टिकल में, तो आप आंसर तो यही देंगे ना, अनुच्छेद 315। या राज्य लोक सेवा भी पूछा जाएगा तब भी आंसर क्या देंगे आप? 315 ही है। तो इसलिए इसमें बोनस दे देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा गया था, शायद बाद में डिलीट हो गया था, आयोग ने इसको डिलीट किया है। ठीक है, तो इसलिए इसमें बोनस दे देंगे आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? क्षणिकवाद बौद्ध धर्म ने। बौद्धों ने ये बोला, बौद्ध धर्म ने ये बोला था, बुद्ध ने ये बोला था कि कुछ नहीं है, सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ समय के लिए है बस। तो क्षणिकवाद का जो सिद्धांत दिया है वो बुद्ध ने दिया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ चीजें हैं यहाँ पर बौद्ध धर्म से, जैसे आपका क्वेश्चन कई बार आपको पूछा जाता है त्रिरत्न। कई बार सीधा डायरेक्टली ये बनता है त्रिरत्न का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न बौद्ध धर्म में थे। वो 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न का संबंध है बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न डायरेक्टली बनेगा क्वेश्चन पे, कई बार आपको बनता है कि त्रिरत्न का संबंध किससे है? बुद्ध, धम्म और संघ से है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास बनता है त्रिपिटक। अब आप बताएंगे त्रिपिटक का संबंध किससे है? त्रिपिटक, त्रिपिटक थे ना, कौन कौन से? पहले आता है आपके पास विनय पिटक, शॉर्ट में लिख रहा हूं विनय। फिर आता है आपके पास अभिधम्य पिटक, अभिधम पिटक, और तीसरा आता है आपके पास सूत पिटक। ये 3 पिटक थे ना, त्रिपिटक इनको बोलते हैं। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक भी जैन से नहीं, बौद्ध धर्म से। ठीक है, ये त्रिपिटक भी बौद्ध धर्म, ये दोनों ही किससे है? बौद्ध धर्म, याद रखेंगे इसको, बौद्ध धर्म से है। और आपने याद रखना है, यहाँ पर कभी डायरेक्टली ये क्वेश्चन बनता है कि विनय पिटक में क्या है? नियम या अनुशासन। बौद्ध धर्म के विनय पिटक में नियम और अनुशासनों के बारे में बताया गया है। अभिधम में क्या है? दर्शन और शिक्षा। दर्शन और शिक्षा, शिक्षा के बारे में या दर्शन जो आपका मिलता है वो अभिधम्य पिटक में मिलता है। सूत पिटक में क्या है? उपदेश। बौद्ध धर्म के जो उपदेश है वो किस पिटक में है? तो आंसर होगा सूत पिटक। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट 27 है,
गुप्त काल में भूमि की राजस्व दर क्या थी? गुप्त काल में भूमि की राजस्व दर क्या थी, अथवा हिंदू विधि द्वारा मान्यता कर कितना था? तो ये था 1/6, उपज का 1/6 भाग, जिसको नाम दिया गया था भाग कर। इसको किस नाम से जानते थे? भाग कर। और डायरेक्टली क्वेश्चन बना है कई बार पेपरों में कि गुप्त काल में भाग कर क्या था? भाग कर उपज का 1/6 भाग, 1/6 भाग था। इसको भाग कर के रूप में जानते हैं हम, ठीक है। 28 है, स्वतंत्र मालवा राज्य की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र मालवा राज्य की स्थापना हुसैन खां गौरी ने करी थी 1401 ईस्वी में, 1401 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29। एक्सला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? पहला आपको दिया है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। बिल्कुल सही है, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कर्नाटक जो 3 युद्ध हुए थे, तीनों हमने पढ़े थे। तो पहला जो युद्ध था वो एक्सला सापेल की संधि से समाप्त हुआ था। पहला युद्ध चलता है आपका 1746 से लेकर और 48 तक। तो 48 में कौन सी संधि हुई थी? एक्सला सापेल की संधि होती है, जिसके कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई थी, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। एक्सला सापेल के संधि के अंतर्गत अंग्रेजों को पुनः मद्रास प्राप्त हो गया था। दोनों कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा रिवीजन के लिए फटाफट से मैं आपको दोबारा से रिवीजन करा देता हूं जो हमने पढ़ा था कर्नाटक युद्ध के बारे में, ठीक है। कर्नाटक जो युद्ध था ये वाला, 3 युद्ध होते हैं ना कर्नाटक, पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक और तृतीय कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध यूं तो भारत का नहीं था, विदेशियों का था, लेकिन भारत की धरती में हो रहा था ना। कर्नाटक जो युद्ध था वैसे तो भारतीयों का नहीं था लेकिन विदेशियों का था, लेकिन हो कहाँ रहा था? भारत में। कर्नाटक का जो युद्ध था वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच का युद्ध था। अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच का युद्ध था, क्योंकि ये उत्तराधिकारी का युद्ध था। किसके लिए हो रहा था ये? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के लिए। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के लिए हो रहा था, जिसका तात्कालिक कारण क्या था? अभी परसों कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था ना, फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण किया गया था। तात्कालिक कारण था फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, लेकिन हो किसके लिए रहा था? उत्तराधिकारी का युद्ध था, भारत में हो रहा था। 3 युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक हुआ था, जिसके लिए एक्सला सापेल की संधि होती है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1748 से लेकर और 1753 तक होता है, जिसके तहत संधि हुई थी। 2 नाम से जानते हैं ना, गोडेऊ की संधि और पांडुचेरी की संधि। ये सब पढ़ा चुका हूं, बार बार लिखा नहीं रहा हूं मैं, बस रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1748 से लेकर 53 तक चलता है, जिसके लिए गोडेहू की संधि और पांडुचेरी की संधि हुई थी। उसके बाद तृतीय जो कर्नाटक युद्ध होता है 1758 से लेकर 1756 से होता है, शायद 1756 से लेकर 1763 तक होता है, और इसके लिए पेरिस की संधि हुई थी। ये सब हम पढ़ चुके थे पहले, ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 30 है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू। परमानेंट सेटलमेंट मतलब अस्थायी बंदोबस्त के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अस्थायी बंदोबस्त। कारण क्या था बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का? इसका जो कारण था वो था भूमि राजस्व का राजस्व निर्णय करना, यानी कि जो भूमि राजस्व लिया जाएगा उसका निर्णय करना कि किस भाग से कितना टैक्स वसूल है, कहां पर उपजाऊ भूमि है कहां पर नहीं है, उसका निर्णय करना था, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा स्थायी बंदोबस्त भारत के कुल कितने परसेंट? 19% भाग पर लागू था। कहां कहां पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसके अलावा आपको बाद में ये बनारस और मद्रास में भी शुरू किया गया था, बनारस और मद्रास में। तो भारत के लगभग 19% भाग पे स्थायी बंदोबस्त लागू था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास में, ठीक है। तो ये भी लिख लेना वहां पे कहां कहां पर ये व्यवस्था लागू थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास में लागू थी। कितने परसेंट भाग पर? 19% भाग पर। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत आप सभी को ये ध्यान रखना है 1793 में किसने करी थी? कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कॉर्नवालिस ने 1793 में करी थी, ठीक है। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे इससे। 31 पे आते हैं।
निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संस्थान और प्रवर्तक। आप सभी ने पढ़ा होगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में करी थी। बिल्कुल सही है पहला वाला। कब करी थी? 1905 में। सेकंड है सोशल सर्विस लेग की स्थापना एनएम जोशी ने 1921 में करी थी। 1921 में करी थी, ठीक है, लिख लेना वहां पे, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। 1921, ठीक है। उसके बाद सेवा समिति का जो गठन किया था हृदयनाथ कुजूर ने 1914 में करी थी, ठीक है। तो ये भी सही है, सेकंड सही है, तीसरा सही है, आपका आंसर डी था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर दिया है सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन ने करी थी। केशव चंद्र सेन। और कब करी थी? तो आंसर होगा आपका 1870, 1870 में, 1870 में करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने करी, ठीक है। आंसर होगा सी, क्योंकि ये पहले क्या था? बनारस सेंट्रल हिंदू स्कूल था, इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने करी थी 1898 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1898 में हुई। उसके बाद क्या हुआ? बाद में इसी को बाद में लिखा है, बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ था, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1916 में। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय। इसको लिख लेना, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। हम ये बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में बनारस हिंदू सेंट्रल हिंदू स्कूल था, उसको एनी बेसेंट ने बनाया था 1898 में, और बाद में इसी का नाम परिवर्तित कर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में मदन मोहन मालवीय ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन होता है, उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बिल्कुल सही आंसर होगा सी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो 1885 में होता है, कहां पर हुआ था? 1885 में। देखो होना तो इसको पुणे में था, लेकिन हो नहीं पा रहा पुणे में, क्योंकि वहां पे क्या हुआ था? प्लेग फैल गया था, जिस कारण इसको करना पड़ा था बंबई में। बंबई यानी कि मुंबई के लिए बोलते हैं। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था बंबई में, जिसमें भाग लिया था कांग्रेस के 72 प्रतिनिधियों ने, ठीक है। तो यह स्थान का नाम भी याद रखना, कहां पर हुआ था, कब हुआ था? 1885 में। और इसके अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं कई बार। कौन से इसके अध्यक्ष? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्षता करी थी WC बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। विश्व में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन भारत और चीन में होता है, ठीक है। उसमें भी 50% से अधिक चाइना में होता है, 52% के आसपास। इसमें से भी 52% के आसपास कौन करता है? चाइना। कोयला का उत्पादन चाइना करता है, भारत इसमें से 12% करता है। और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो विश्व का सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाले भारत और चाइना है। 50% से अधिक चाइना करता है और 12% भारत। 35। निम्न में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? पतन मतलब बंदरगाह नगर नहीं है, ठीक है। तो देखो टोक्यो आपने पढ़ा होगा, होन्सू द्वीप पढ़ा आपने, होन्सू। क्वेश्चन कई बार आता है आपके पास कि जापान की राजधानी होन्सू किस द्वीप पर स्थित है? टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? होन्सू द्वीप पर स्थित है। कैनबरा ये गलत है आपका, क्योंकि कैनबरा में कोई भी पतन नहीं है, कोई भी बंदरगाह नहीं है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वहां पर कोई पतन नहीं है। न्यूयॉर्क आपने पढ़ा होगा, हडल्स्टन नदी के तट पर है, हडल्स्टन नदी ना, इसके तट पर स्थित है, तो ये बंदरगाह पतन है यहाँ पर भी। और लंदन में टेम्स नदी है, लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पर भी बंदरगाह स्थित है। 36। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? क्या क्या इसका आंसर? 4 या 6? 6। देखो ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ऐसा है ना, अगर हम एनसीईआरटी के थ्रू जाएंगे तो एनसीईआरटी में सीधा 4 देते हैं, 4 ही है, लेकिन कई सारे बुकों में इसको 6 भागों में बांटा गया है,
क्योंकि उसने द्वीपीय भाग अलग बांटा है और तटीय भाग अलग बांटा है, कई जगह तटीय और द्वीपीय भाग एक साथ दिया है, ठीक है। और एनसीईआरटी के थ्रू अगर हम 4 भाग की बात करेंगे तो 4 भाग इस तरह से है। पहला है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान, लिख लो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 कौन कौन से पार्ट है। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रादीपीय पठार, प्रादीपीय पठार, तटवर्ती और द्वीपीय भाग, तटवर्ती और द्वीपीय भाग, ठीक है। ये तो किस में बांटा गया है, इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ बुकों में 4 तो हमने पढ़े, तो कहीं पे तटीय और द्वीप अलग अलग दिए हैं और उसके साथ रेगिस्तानी वाला पार्ट भी अलग दिया है, तो इसलिए 6 हो जाते हैं कई जगह पर। एनसीईआरटी को अगर हम देखेंगे उसमें सीधा सीधा आंसर ये दे रहेगा, और आए पेपर में पूछा भी गया था, उसका आंसर ए ही माना है आयोग ने, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 ही मानते हैं। 37 है, भारत के निम्न तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमरिन के मध्य स्थित है? कौन सा होगा? कोरोमंडल तट, ठीक है। केप कोमरिन कन्याकुमारी को ही कहा जाता है, कन्याकुमारी में स्थित है केप कोमरिन, ठीक है। अगर हम इनकी स्थिति को देखेंगे तो भारत के कुछ तटवर्ती क्षेत्र हैं जिनको बोलते हैं कौन कौन से तट हैं, तो थोड़ा सा मैं इस आइडिया आपको दे रहा हूं जो आपका भारत का मैप है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आपका ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम तट वाला पार्ट, ठीक है। अब सबसे पहले ये वाला क्षेत्र जो होता है इसको, ये गुजरात है, यहाँ पे कौन सा राज्य है? गुजरात है। और इस गुजरात के इस तट को हम एक नाम से जानते हैं, इसको काठियावाड़ तट कहते हैं, ठीक है। काठियावाड़, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे काठियावाड़ तट। कई बार आपके पास क्वेश्चन आता है काठियावाड़ तट कहाँ स्थित है? गुजरात में है। काठियावाड़ तट कहाँ पर है? गुजरात में है। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर एक छोटा सा, यहाँ पर मुंबई है, मुंबई के बाद एक राज्य पड़ता है गोवा। गोवा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन कई बार आपके बनता है, गुजरात से लेकर और गोवा के तट को हम क्या बोलते हैं? कोंकण तट। तो कोंकण तट कहाँ पर है? किस किस के बीच है? गुजरात से लेकर गोवा के बीच तक। या आप ऐसे याद रख सकते हैं, आपको पता है ना गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती? कोंकणी। कोंकणी कहाँ बोली जाती? गोवा में। कोंकण तट याद रखें गोवा में है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक कर्नाटक में एक जगह है मंगलोर। मंगलोर कर्नाटक में पड़ता है, और गोवा से मंगलोर के बीच के तट को हम बोलते हैं केंद्रा तट। ये केंद्रा तट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां से नीचे आएंगे, यहां तक ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम नाम देते हैं कन्याकुमारी। तमिलनाडु में है ना कन्याकुमारी, और इसी को बोलते हैं केप कोमरिन। केप जो आपको पेपर में दिया है, केप कोमरिन, कन्याकुमारी को केप कोमरिन बोलते हैं। और मंगलोर से यानी कि कर्नाटक से लेकर और कन्याकुमारी के तट को हम जानते हैं मालाबार। ये मालाबार तट है। कुछ तट आपके पश्चिमी घाट पर है, कुछ तट आपके पूर्वी घाट पर है। यहां से थोड़ा सा अगर ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा गोदावरी डेल्टा। इस कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कन्याकुमारी या केप कोमरिन, जो क्वेश्चन बना है आपके ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमरिन के मध्य, कृष्णा डेल्टा और केप कोमरिन के मध्य के क्षेत्र को बोलते हैं कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल है, ठीक है। तो ये आंसर था आपका कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट किस किसके बीच है? केप कोमरिन और कृष्णा डेल्टा के बीच में है। इसके बाद थोड़ा सा अगर और ऊपर जाएंगे हम तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं गोदावरी डेल्टा। गोदावरी डेल्टा है। गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा के बीच में भी एक तट पड़ता है जिसको बोला जाता है गोलकुंडा तट। गोलकुंडा तट। तो गोलकुंडा तट कहां पर है? गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में है, ठीक है। और
इसी कृष्णा गोदावरी डेल्टा को वो कहते हैं भारत का चावल का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है। ये जो क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है, इसलिए इसको कृष्णा गोदावरी डेल्टा चावल के लिए जाना जाता है मुख्यतः। ठीक है, अब गोदावरी से थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, यहाँ तक एक क्षेत्र पड़ता है उत्कल, इसको बोलते हैं उत्कल। पढ़ा होगा आपने उत्कल, कहाँ है उत्कल? उड़ीसा। और इस तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। तो आई थिंक अगर आपके पास क्वेश्चन बनेंगे तो इससे बाहर नहीं बनता तटों से। अगर आपने एक बार इसको अपने माइंड में छाप लिया तो कभी गलत नहीं होगा। आपके पास क्वेश्चन ये बनते ना, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। तो पश्चिमी और पूर्वी अगर आपको एक बार, कुछ नहीं है देखो, जब तक आपने स्पॉटिंग नहीं की, जब तक आपने इसको बनाया नहीं, अगर आप ऐसे नॉर्मली याद करने के चक्कर में जाएंगे तो याद होगा भी नहीं, कभी होगा भी तो भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपके माइंड में ये सब चीजें छपी हुई, कौन सा राज्य कहाँ पर है, कहाँ पर क्षेत्र, कौन सा तट है, तो एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से कम पता नहीं कितने 50 क्वेश्चन बन सकते हैं इन्हीं चीजों से। आपके माइंड में छपा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कौन सा किससे जुड़ा है? महाराष्ट्र से? क्या बोले, गोवा तट किससे नहीं जुड़ा है? हाँ, इसके बीच तो यहाँ तक तो ये नीचे, अगर मैं बात करूँ काठियावाड़ तट इसीलिए तो लिखा है, काठियावाड़ तट गुजरात में ही है पूरा, पूरी तरह से। यहाँ से महाराष्ट्र स्टार्ट हो जाता है ना, महाराष्ट्र से लेकर थोड़ा कुछ पार्ट इसका गुजरात से इसमें भी पड़ता है, ये टच होता है किस पे, काठियावाड़ तट पे। तो महाराष्ट्र से लेकर और गोवा के बीच के तट को हम कोंकण तट कहते हैं। महाराष्ट्र में है वैसे, मुख्यतः महाराष्ट्र गोवा के बीच में है, लेकिन ये काठियावाड़ तो पूरा गुजरात में है ना, गुजरात के तट को ही काठियावाड़ तट कहते हैं, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया। 38, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन। ठीक है, ये करंट के हिसाब से अगर हम देखेंगे 2024-25 के अकॉर्डिंग, क्या क्या है इसका आंसर? आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। पहले केरल था, केरल तो हम काफी टाइम से था, उसके बाद गुजरात हुआ और अब मध्य प्रदेश से 2024-25 में। तो मसालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश अब अग्रणी हो गया है, ये आप ध्यान रखेंगे करंट के हिसाब से। 39, इसका आंसर डी है, कोई भी सुमेलित नहीं है यहाँ पर। इसमें लिखेंगे जो आपका सूखा पर्वण क्षेत्र है, ये आता है भूमि संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत, भूमि संसाधन मंत्रालय। मरुभूमि विकास कार्यक्रम, ये 1977 का है, आपने पढ़ा है, याद होगा आपको, मैंने पहले कई बार आपको लिखाया था। मरुभूमि कार्यक्रम कब का है? 1977 का है, और ये भी भूमि संसाधन एवं भूमि संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये दोनों ही भूमि संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, फर्स्ट और सेकेंड वाला। थर्ड आपको दिया है वर्षा पूर्वी क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना, ये आपका आता है कृषि एवं सहकारिता विकास मंत्रालय। इसमें लिखेंगे थर्ड में कृषि एवं सहकारिता विकास मंत्रालय। कृषि एवं सहकारिता विकास मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट 40 है, इनमें से कौन सा भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? बेलाडीला की खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, कहाँ स्थित है बेलाडीला? छत्तीसगढ़ में बेलाडीला। छत्तीसगढ़ में बेलाडीला की खान है, लो अयस्क के लिए जानी जाती है, लो अयस्क। 41, जनजाति और मूल राज्य आपको दिए हैं, आपको ये बताना है। देखो थारू जनजाति आपने उत्तराखंड पढ़ा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश भी है। ठीक है, तो इसलिए थारू उत्तर प्रदेश में भी है, तराई क्षेत्र में पाई जाती है थारू, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। ठीक है, भील आपका राजस्थान होगा, गद्दी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी है, और मुंडा आपका झारखंड में होगा। तो 4-1-2-3, 4-1-2-3 ए आंसर था इसका 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, टोबिन टैक्स लगाया जाता है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है विदेशी विनिमय के लेन देन पर, आपका आंसर होगा सी। एक और है पिगोबियन टैक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट पीसीएस के पेपर में पूछा गया था टोबिन टैक्स, हो सकता है आपको पिगोबियन पूछ लिया जाए। ये भी विदेशी लेन देन पर लगता है, विदेशियों के लेन देन पर, लेकिन नकारात्मक चीजों पे लगते हैं जो नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं, जैसे आपका तंबाकू, तंबाकू अगर हमें बेचना होगा तो उस पर एक टैक्स लगता है जिसको बोलते हैं पिगोबियन टैक्स। या नशीले पदार्थों को बेचने के लिए किस प्रकार का टैक्स लगाया जाता है? पिगोबियन। शराब तस्करी या नशीले पदार्थों का जो
आयात निर्यात होता है उस पर पिगोवियन टैक्स लगता है जो नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं। 43 निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है? औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं, डिजिटल इंडिया। ये तो डिजिटलाइजेशन के लिए है, डिजिटलाइजेशन करना, इसका मकसद क्या है? डिजिटलाइजेशन, ठीक है। 44 पंचधारा योजना संबंधित है, पंचधारा योजना संबंधित नारी कल्याण के विकास के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 1991 में योजना मध्य प्रदेश से शुरू होती है। 1991 में कहां से? एमपी से। इसमें पांच धारा नाम दिया गया, 5 योजनाओं का संयोजन है। कौन कौन सी 5 योजनाएं हैं फटाफट से लिख लेंगे। पहला लिखो वात्सल्य योजना, वात्सल्य वात्सल्य योजना। फिर लिखो आयुष्मती योजना, आयुष्मती योजना। फिर लिखेंगे कल्प वृक्ष योजना, कल्प वृक्ष योजना। उसके बाद लिखो सामाजिक सुरक्षा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना। और लास्ट लिखेंगे ग्राम्य योजना, ग्राम्य योजना, ग्राम्य योजना। ठीक है, ये 5 योजनाएं इसके अंतर्गत है, पंचधारा योजना के अंतर्गत, और नारी कल्याण एवं विकास से है इसका संबंध। 45 घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी वास्तव में क्या है? इनको हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर, जो घरों में हम प्रयोग करते हैं। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। 46 है वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर है यूनिवैक। वाणिज्यिक उपयोग के लिए यूनिवैक कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था और इसका विकास 1951 में किया गया था, 1951 में। हाँ, कॉमर्शियल, प्रथम कॉमर्शियल, ठीक है। इनेक वाला जो आपका सेकंड है, ये भी कई बार आपको पेपर में पूछा जाता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? इनेक। तो ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, 1946 में इसका विकास किया गया था। इनेक कब का है? 1946, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। 47 कंप्यूटर में सभी तार्किक यानी कि लॉजिकल तथा अंगणितीय परिकलन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन किए जाते हैं। ये सभी होते हैं सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। ऑप्शन सी। 48 डीआरडीओ द्वारा हवाई खतरों को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु प्रणाली का नाम है आकाश एनजी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा ए, आकाश एनजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संजय का शुभारंभ किया है। ये संजय क्या है? संजय है युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली। ऑप्शन बी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। संजय क्या है? युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली। 50 पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 24 फरवरी 2025 को कुल कितनी किस्तें अभी तक पात्र किसानों को प्राप्त हुई हैं? इसका सही आंसर आपका 19 है, 19 किस्त प्राप्त हुई है अभी तक, ठीक है। 51 है एप्पल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहां उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं? कितने? 1। समझ गए थे इस क्वेश्चन को? बहुत ही आसान था। आपको ये ध्यान रखना है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसकी उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने उसके एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला के में उसके बीच होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ए से शुरुआत करेंगे, ए बी सी डी ई, आपको पता है ना, एक ये मिल गया आपको। दूसरा अगर आप देखो पी के बाद क्या आएगा? क्यू नहीं आ रहा है, यहां से फिर कोई भी नहीं आ रहा है, केवल एक ही अक्षर ऐसा है जो पेयर बना रहे हैं, जो जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने अक्षर है और यहां पर भी उतने अक्षर उसके बीच में है। 52 दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर ज्ञात कीजिए। विषम आई होगा क्योंकि आई क्या है? आई क्या है? ओवल्स, बाकी सभी क्या है? कॉन्सोनेंट। 53 कथन यहाँ पे दिया है केवल कुर्सियां टेबल है। अब देखो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, पहले तो इसको बनाना, इसमें थोड़ा बनाने में कंफ्यूजन हुआ होगा, ठीक है।
लेकिन ये बनेगा कैसे? केवल कुर्सियां टेबल है, सभी कुर्सियां टेबल है, इसको हम ऐसे बनाएंगे। इसका मतलब या तो ये होगा सभी कुर्सियां क्या है, टेबल है। तो आप क्या बनाएंगे, ये टेबल बनाना है आपने, ये टेबल है और सभी टेबल क्या है, चेयर है, ऐसे बनाना है। इसका मतलब यही है, या इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, या सभी टेबल चेयर हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको या में। ठीक है, जब भी आपका ऐसा दिया हो इसको या तो ये लिखेंगे कुछ कुर्सियां पेन है, या फिर ये लिख सकते हैं सभी चेयर टेबल है, ऐसे बना सकते हैं। फिर बोला सभी पेन कंप्यूटर है, और सभी पेन सॉरी कुछ कुर्सियां पेन है, तो कुछ चेयर ये है, तो कुछ पार्ट लेंगे चेयर का, और ये क्या है, कुछ चेयर पेन है, ऐसे बनाएगा बनेगा इसका। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है सभी पेन क्या है, कंप्यूटर है। ध्यान रखेंगे जब भी आप इसको बनाएंगे तो इसको ओवरलैप नहीं करेंगे, इसको नहीं छूना इसको। ठीक है, तो सभी पेन क्या है, कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, अब आप एक निष्कर्ष पे आएंगे, कुछ पेन टेबल है। क्या कुछ पेन टेबल है? पेन इधर है, टेबल इधर है, अलग है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है कुछ कंप्यूटर कुर्सियां हैं, बिल्कुल ये कंप्यूटर है और ये चेयर है, कुछ पार्ट तो कवर हो रहा है ना इसका, कुछ कंप्यूटर क्या है, चेयर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सही है। अब थर्ड स्टेटमेंट है कोई कंप्यूटर टेबल नहीं है। याद रखेंगे आप, जब भी नकारात्मक स्टेटमेंट दिया हो तो सीधा ये गलत होता है, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट सब क्या है, पॉजिटिव है। सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट जब दिए होते हैं तो नेगेटिव वाला सीधा ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है, नेगेटिव इंपैक्ट नेगेटिव वाला नहीं लेंगे आप। ठीक है, तो आपका आंसर होगा केवल अनुसरण सेकंड करता है। ठीक है, नकारात्मक जब आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया होता है, हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो हम आंसर देते हैं ना, अपने आप से कुछ नहीं मानना है यहाँ पर, जो स्टेटमेंट है उसी के अकॉर्डिंग। तो कोई कंप्यूटर टेबल नहीं है, ये अपने आप से इन्होंने लिखा हुआ है, तो नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, सही आंसर आपका ए होगा यहाँ पर। 54। चलो इसको देखते हैं। 54 क्या है इसका आंसर, 54 का नहीं आया, 25 इसका सही आंसर है। अब देखा कैसे 25 सही आंसर, ये दिख रहा है आपको, 5 और 2 है, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये 3। 16 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10। अगर मैं 10 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, तो ये क्या लिखा है, 109 बीच में। ठीक है, 109 लिखा है। आगे सीधा इस वाले पे आते हैं। 51 में से अगर हम 48 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, और 17 में से अगर 13 माइनस करेंगे तो 4, तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 16 9 25, सही आंसर होगा आपका सी 25। नेक्स्ट 55, ये वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 100 मीटर दौड़ में ए बी को 10 मीटर से तथा सी को 28 मीटर से हराता है, क्या 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 इसका आंसर क्या है, 18, सबका 18 आया, इसका सही आंसर 20 है, 20 मीटर। ठीक है, आप देखो इसको कैसे करना है, आपको एक ध्यान रखना है आपको। देखो जो आजकल ना ग्रुप सी वाला भी 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के थोड़ा ठीक ठाक डाल रहा है, ऐसा नहीं है, तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन डाल सकते हैं जो जो आपको फंसाएंगे भी और गलत भी होने के चांसेस रहेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसको करने का एक तरीका देखो, दौड़ कितनी है टोटल, 100 मीटर की है ना, तो टोटल 100 मीटर की दौड़ में बात हो रही है कि 100 मीटर की दौड़ में कौन किसको हरा रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ ए बी को 10 मीटर से हरा रहा है, अगर मैं इसको रेसो में लिखूं ए रेसो बी, तो मैं ये बोल सकता हूं अगर टोटल दौड़ कितने की, 100 मीटर, अगर ए 100 मीटर दौड़ता है तो बी 10 मीटर से हारता है, यानी कि बी कितना दौड़ेगा, 90 मीटर। बी 90 मीटर दौड़ेगा तभी तो 10 मीटर से हारेगा। ए अगर 100 मीटर दौड़ रहा है तो बी 90 मीटर दौड़ रहा है। ठीक है, आप बोल रहे हो कि बी को 10 मीटर तथा सी को 28 मीटर से हराता है। अब हमें क्या निकालना है, अब यहां पे हम ए और सी को देखना, हमें
ठीक है। अब हमें पता है ए कितना दौड़ रहा है 100 मीटर, और सी जो है वो कितने मीटर से हार रहा है 28 मीटर से, यानी कि कितना मीटर दौड़ा होगा वो 72 मीटर दौड़ा होगा, तभी तो 28 मीटर से हारा है। हो गया, इतना समझ में आ गया। अब रेसो को अगर हम पलट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हमें तो निकालना क्या है हमें कि बी सी को कितने मीटर से हरा रहा है। अगर मैं इसको ऐसे पलट दूं बी अपॉन ए लिख देता हूं, ठीक है, इनटू करना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या निकाला है क्रॉस वो करना है, फिर हमें प्राप्त होगा बी और सी कितने मीटर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर भी मैं इसको पलट देता हूं, ये ए अपॉन सी हो जाएगा, इतना हो गया इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू रख देंगे, बी कितना है 90, ठीक है, ए कितना है 100 इंटू ए कितना है फिर 100 है, और बी कितना सी कितना है 72, लिख देंगे ना, ऐसा समझ रहे हो यहां तक। आप देखो ए से ए कैंसिल हो गया, वैल्यू हमेशा सामने वाले की, इसकी वैल्यू ये आएगी इसकी, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास V और C बचा आपके पास। तो B की वैल्यू क्या है 90, P की वैल्यू 90 है और C की वैल्यू कितनी है 72। अब ये कट जाएगा फिर से ना, किससे कट रहा है 10 से, सॉरी 9 से, 9 दशंक की 90 और 8 9 72, यानी कि बी और सी की जो बी और सी अगर रेशो निकला है, बी रेशो से स्कूल आया है 10:8, इतना आया ना रेशो। अब अगर हम बात करेंगे दौड़ कितने मीटर की है 100 मीटर की है ना दौड़, अगर बी 10 मीटर दौड़ता है तो सी 8 मीटर दौड़ता है, लेकिन दौड़ कितने की है 100 मीटर की। तो 100 मीटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 10 से इंटू, दोनों में 10 से भाग इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 दशमलव की 100 इंटू 10 होगा ना, ये होगा 10 इंटू 10 इक्वल टू 100, ठीक है, और 10 इंटू 8 इक्वल टू 80, यानी कि ये आएगा 100। अगर क्या बोलते हैं अगर बी 100 मीटर दौड़ रहा है तो सी कितने मीटर दौड़ रहा है 80 मीटर, तो कितने का डिफरेंस हुआ, कितने मीटर से हराया इसने 20 मीटर, आंसर होगा 20 मीटर इसका, ठीक है, 20 मीटर इसका सही आंसर होगा। अब देखो जिसकी मैथ्स होगी वो तो समझ रहा होगा, जिसकी मैथ्स नहीं पढ़ी होगी जिसने उसको नहीं आ रहा होगा समझ, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ चीजें समझनी होगी, वो बहुत इतना डिटेल में तो आपको समझा नहीं पाऊंगा मैं, ठीक है। 56, यदि 4 गायें 4 दिन में 4 डिब्बे दूध देती हैं तो 8 गाय 8 दिन में कितने दूध देंगी 4 ही देंगी, ठीक है, हो गया था ये, कौन बोला ऐसे कैसे हो गया, ऐसे ही होगा भाई, फॉर्मूला लगता है इसके लिए भी, M1 D1 वाला फॉर्मूला आता है आप लोगों को, M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू होता है M2 D2 T2 अपॉन W2, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। देखो M1 मतलब मैन जो भी होंगे, मैन फर्स्ट जो भी होंगे वो यहां आएंगे, डे जो भी होगा टाइम जो भी दिया होगा इधर आएंगे, और वर्क वो पहला वाला भी इधर आएगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे दिया है ना 4 गाय, मैन गाय इसको हम मान सकते हैं ना गाय 4, ठीक है, कितना दूध देती है, दिन कितना है, डे कितना है 4, और टाइम तो हमें दिया नहीं है, तो हमें क्या दिया है 4 डिब्बे, वर्क दिया है हमें 4, इक्वल टू क्या होगा 8, निकालना क्या है हमें 8 गाय 8 डिब्बे दूध कितने दिन में, हमें डे निकालना है ना, तो डे 2 को ऐसे लिख देंगे D2 अपॉन 8 लिख देंगे, लिख दिया ये वाला। तो ये देखो 4 से 4 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, D2 क्या निकला 4, आपका आंसर होगा 4 बी। नेक्स्ट 57 में ए आया होगा ना इसका आंसर, ए इसका सही आंसर ए होगा। 58 पूजा ऑप्शन बी, हो गया था ये वाला, जहां पे नहीं होगा आप पूछ सकते हैं बेझक, ठीक है। 59 का बी 72, ये तो डायरेक्टली जो कोड दिया, जैसे यहाँ पे डी कितने पे आता है 4, ये 5 पे आता है, फिर 5 पे आता है और पी आता है आपका 16 पे,
तो इनको जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। उसी तरह से ये सब भी जोड़ेंगे हम। आर कितने पे आता है? आर 18, हाँ 18 सॉरी 18, 9 प्लस वी आता है 22 पे, 5 पे और 18 पे, इन सबको जोड़ेंगे तो 72 आ रहा होगा। ठीक है, बी 60 आंसर होगा ऑप्शन डी चाक। हो गया होगा ये भी। चलो 61 पे आते हैं। जिप्सम का उपयोग किया जाता है, क्या क्या इसका आंसर? सभी। लेकिन वैसे ना मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, हालांकि बुक में आंसर क्या दे रखा? डी दे रखा, डी दे रखा ना, डी है। लेकिन देखो गंधक जो होता है ना, सल्फर को बोलते हैं गंधक, सल्फर में कैसे जिप्सम मिलाएंगे? जिप्सम तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिलाते हैं। चलो अभी फिलहाल डी करो, देखेंगे इसको एक बार। ठीक है, थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, आप भी चेक करेंगे एक बार इसको, गंधक वाला। ठीक है, बाकी तो ठीक है, पर गंधक थोड़ा डाउट वाला है। 62 राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड उप खनिज नियमावली कब जारी की गई थी? 2023 में। जो नई खनन नीति आई है 23 फरवरी 2023 को आई है, 23 फरवरी 2023। 64 आर्द्रभूमि और जिला, देखो वीरभद्र बैराज देहरादून में स्थित है, सरिया ताल आपका नैनीताल में है, पैया ताल आपका रुद्रप्रयाग में है और बैगुल डैम आपका उधम सिंह नगर में है। आपके पास मैंने पेपर में करेक्शन कराया होगा, कराया था ना कल। सरिया जो ये था ना आपका 2 बार सरिया ताल था, सी वाला, वहां पे पैया ताल करना था। तो आपका आंसर 1 3 2 4, 1 3 2 4 सी आंसर होगा, 1 3 2 4। 64 त्रिभुजाकार नैनीताल में स्थित वह झील जो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील भीमताल है। सबसे गहरी झील, तो सबसे गहरी आएगा तो आंसर होगा आपका 974, 40 मीटर गहरी है लगभग। ठीक है, राज्य की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राज्य की सबसे बड़ी झील सहस्त्र ताल है, सबसे बड़ी भी और सबसे गहरी भी, जो कहाँ है? टिहरी में, यानी कि गढ़वाल मंडल में है। तो गढ़वाल मंडल की आए या राज्य की आए तो सहस्त्र ताल आपका आंसर होगा। ठीक है, 65 उत्तराखंड राज्य में आपदा का कौन सा मूल मानवीय कारण नहीं है? मानवीय कारण मानव के द्वारा नहीं है, तो हिमखंडों का गिरना, ये तो प्राकृतिक घटना है ना, ये तो प्राकृतिक है सभी। बाकी सभी क्या है? वनों का ह्रास करना, वन हम लोगों ने अगर वनों का ह्रास करेंगे, जलीय तंत्र में परिवर्तन, जो डैम वगैरह बन रहे हैं उसके कारण भी, और तीर्थाटन और पर्यटन भी है। लेकिन हिमखंडों का गिरना है प्राकृतिक घटना है। 66 उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में गन्ना, गेहूं, धान मुख्यतः किस जिले में प्रमुख फसल है? तो ये आपका आंसर होगा हरिद्वार की। हाँ, हरिद्वार। अच्छा बताओ, गन्ना सर्वाधिक कहाँ होता है? गन्ना उधम सिंह नगर, गन्ना। ठीक है, गेहूं सर्वाधिक, गेहूं नैनीताल में होता है सर्वाधिक। चावल उधम सिंह नगर। तो गन्ना और चावल दोनों में ही उधम सिंह नगर आगे है। गेहूं आएगा तब आपका आंसर होगा नैनीताल। ठीक है, 67 उत्तराखंड के निम्न जनपदों के समूह में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है बी। आपको पता है ना, पिथौरागढ़ नेपाल से सीमा साझा करता है, चमोली और उत्तरकाशी आपका चीन से, चीन तिब्बत से सीमा स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा बी। अच्छा बताओ, चीन से कितने जनपद सीमा बनाते हैं हमारे? 3। कौन कौन से? एक तो पिथौरागढ़ है, चंपा नहीं, नेपाल से, नेपाल पूछा मैंने, चीन पूछा ना, तो चीन से भी 3 बनाते हैं। कौन कौन से? देखो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। और अगर आएगा नेपाल से तब भी 3, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। 68 सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करेंगे। देखो पंजाब हिमालय किसके बीच है? हाँ, पंजाब आपका सतलज एवं सिंधु एवं सतलज, इसके बीच है। पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है, लंबाई लिख लो इनकी
हो सकता है अगली बार आपको क्रमशः लगाने के लिए आ जाए। ठीक है, कुमाऊं हिमालय किसके बीच है? सतलज और काली के बीच में है, और इसकी कुमाऊं हिमालय की जो लंबाई है 360 है कि 370 है? 300 सबसे कम इसी की है, लिख लेंगे वहां पे। 320 है, सॉरी, ठीक है, 320 लिखना इसकी है। नेपाल हिमालय की सबसे ज्यादा लंबाई है। नेपाल काली और तीस्ता नदी के बीच में, और नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर है। ठीक है, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच में, और असम की लंबाई है, और इसमें लिखेंगे असम हिमालय की 720 720, क्योंकि आयोग ने पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा था हिमालय वाला। हो सकता है आपकी बार ये पूछ ले कि निम्न हिमालयों को उनकी लंबाई के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे लंबा कौन सा है? नेपाल हिमालय है 800 किलोमीटर, फिर असम हिमालय है, ये असम है, ठीक है, 720 किलोमीटर, फिर पंजाब हिमालय है 560 किलोमीटर, और फिर आपका है सबसे कम है कुमाऊं हिमालय की हाइट लंबाई है 320 किलोमीटर। ठीक है, तो यह याद रखना आपको क्रमशः इनकी लंबाई कितनी है। इसमें मैंने एक चीज और लिखा था। तो आंसर क्या आ रहा है इसका? एक पहले का पहला 1 4 डी वाला 1 4 2 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट 69। 1779 में पंवार राजा एवं चंद राजा के बीच हुए युद्ध में चंद राजा था ये, मोहनचंद पराजित होकर निम्न में से कहां शरण लेता है? तो ये लेता है रामपुर के नवाब फैजुल खां के यहां, लखनऊ भाग जाता है ना, लखनऊ। कहां भागता है? लखनऊ, लखनऊ भाग जाता है। 1779 में युद्ध होता है जिसका नाम है बगवाली पोखर। बगवाली पोखर का युद्ध की बात हो रही है। ठीक है, तो बगवाली पोखर का युद्ध होता है 1779 मोहनचंद और ललित शाह के बीच में, जिसमें मोहनचंद भाग जाता है छोड़कर, कहां? लखनऊ। 70 उत्तराखंड के किस राजवंश का वर्णन वहनसांग करता है? पौरव वंश। इसी को पर्वताकार राज्य भी कहा जाता है। किस अभिलेख से जानकारी मिलती है पौरव वंश की? तालेश्वर ताम्रपत्र। तो तालेश्वर से हमें पता चलता है, तालेश्वर ताम्रपत्र। ठीक है, और इस तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज हुई थी 1915 में। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज 1915 में हुई थी। 71 महाभारत में किस तीर्थ को समस्त पापों का विनाशक कहा गया है? देवप्रयाग। महाभारत में, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्वेश्चन ये बन सकता है उल्टा कि देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का विनाशक किस में कहा गया है, किस ग्रंथ में कहा गया है? तो महाभारत में। 72 है हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट प्रबंध किया जाता है उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के द्वारा। इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, 73 है अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला इनमें से कौन सा है? उत्तरकाशी। वैसे तो चमोली है ना सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उत्तरकाशी होगा। 8016 वर्ग किलोमीटर पे फैला है। ठीक है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला आपका चंपावत है, जिसकी 1766 वर्ग किलोमीटर पर फैला है। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला आपका हरिद्वार है, और अधिकतम साक्षरता वाला जिला देहरादून, 84% के आसपास देहरादून की साक्षरता है। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 आपका आंसर होगा सी। 74 चैतोल त्योहार का आयोजन किस जनपद में किया जाता है? चैतोल जो त्योहार है वो पिथौरागढ़ में मुख्य रूप से मनाया जाता है। चैत्र मास में मनाया जाता है, और इसमें किसकी पूजा होती है? देवल समेत की पूजा की जाती है शिव भगवान के रूप में। ठीक है, देवल समेत की पूजा शिव भगवान के रूप में की जाती है, पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, 75 है एक लोक
गाथा के अनुसार फौजी पति जब कई वर्षों बाद अपने गांव आता है तो जोगी भेष धारण कर अपनी माता और पत्नी से संवाद करता है। इसका नाम है रामी बौराणी। एक लोक गाथा है ये, ठीक है, रामी बौराणी। आंसर होगा बी। 76 आईसीआरटी इंडिया एवं उपमहाद्वीप पुरस्कार 2024 का सिल्वर अवार्ड से किसे नवाजा गया है? उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को, ऑप्शन सी। 77 है अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2023 में राज्य के किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान मिला है? आपका आंसर होगा लाल कुआं। लेकिन अब ये 2024 चेंज हो गया, ठीक है, अब 2024 का आपको याद रखना है। 2024 में टोटल 9 निकायों को अटल निर्मल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इन 9 निकायों को भी आपको 3-3 में तोड़ना है। 3 नगर पालिका को, 3 नगर निगम लिखो पहले, नगर निगम। बाकी नगर निगम 3 कौन कौन से वो आपने खुद से लिखने हैं, मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं कि आपने खुद से करके आना है कि 3 नगर निगम कौन से हैं, उसमें से प्रथम नगर निगम, प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों को दिया गया, ठीक है। 3 नगर पालिका है और 3 नगर पंचायतों को दिया गया। ठीक है, इनके आगे आपने लिखना है वो 3 नगर निगम कौन है, 3 नगर पंचायत पालिका कौन है, 3 नगर पंचायत कौन से, खुद से आपको करके आना है। जितना आप खुद से करेंगे वो याद रहेगा आपको, और वो उसमें और कुछ भी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। 78 है सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करेंगे। देखो मार्शा आप ये बोल सकते हैं कि चमोली, जाड़ भोटिया उत्तरकाशी में, नागपुरिया बोली चमोली में बोली जाती है, ये भी राठी पौड़ी में। 78 का जो आंसर है ना वो ए और डी आ रहा है, क्योंकि ए और डी दो सेम ऑप्शन हो गए थे ना, 2 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4, ठीक है। 78 का ए और डी। 79 नंदा देवी शिखर, नंदा देवी की हाइट कितनी है? 7,817। कामेट की 7,756 है, पंचाचूली की 6,904 है और केदारनाथ की 6,968 है। तो 4-3 3-4 1-2 3-4 1-2 ऑप्शन बी। 80 पंवार वंशीय शासकों का सही क्रम क्या है? इनमें अगर हम देखेंगे तो मानसा के बाद शामसा, फिर महिपति शाह, फिर पृथ्वीपति शाह। ये क्रमशः 44वां शासक था, 45वां शासक था, 46वां था और ये 47वां शासक था, ठीक है। 81 अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा में होम रूल की स्थापना 1914 में हुई थी। यहाँ पर काफी सारे लोग थे, विक्टर मोहन जोशी, चिरंजी लाल शाह, बद्रीदत्त पांडे के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन देहरादून में कब होती है? देहरादून में होम रूल लीग की शाखा 1918 में, किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1918 में देहरादून, सॉरी विचारानंद सरस्वती के द्वारा 1918 देहरादून में होम रूल की शाखा खोली गई। 82 उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है दीक्षित आयोग, ठीक है। पहला आपको याद रखना है स्थायी राजधानी चयन आयोग को गठित किया गया था। इसकी डेट याद रखेंगे 11 जनवरी 2001। 11 जनवरी 2001 को पहले स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया गया था। कुछ समय बाद ये आयोग भंग हो गया था, यानी कि इसको खत्म हो गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसको पुनर्जीवित किया और 3 फरवरी, ये याद रखेंगे, 3 फरवरी 2003 को वीरेंद्र दीक्षित को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। या हम बोल सकते हैं दीक्षित आयोग का गठन कब किया गया? 3 फरवरी 2003 को किया गया, ठीक है। जिसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, बताओ रिपोर्ट कब प्रस्तुत करी थी? हाँ, रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी 17 अगस्त 2008 को। रिपोर्ट प्रस्तुत करी 17 अगस्त 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है?
राज्यपाल। संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक रूप से सत्ता मुख्यमंत्री के पास होती है। 84, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? लिंगानुपात में उत्तराखंड का स्थान है 13वां। कितना राज्य का लिंगानुपात? लिंगानुपात 963, ये तो याद रखना ही आपको। राज्य का औसत लिंगानुपात 963 है। 85, निम्न में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति की विवाह परंपरा नहीं है? चाला रस्म नहीं है, ठीक है, आपका आंसर होगा सी। बाकी अपना पराया एक सगाई रस्म है, जो थारू जनजाति में सगाई, इसको हम बोल सकते हैं क्या है, सगाई रस्म है। बात कट्टी, तिथि तय होने को, शादी की तिथि तय होने को बोलते हैं, तिथि तय होने को, ठीक है। और पक्की पौड़ी बोलते हैं जब दोनों पक्षों में सहमति हो जाती, ये यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में सहमति। दोनों पक्षों में सहमति को क्या बोलते हैं? पक्की पौड़ी। 86, तुंगनाथ में किसकी पूजा होती है? भुजा की। रुद्रनाथ में मुख, रौद्र मुख। मधमेश्वर में नाभि। कल्पेश्वर में केस, ठीक है। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन ए। केदारनाथ में किसकी पूजा होती है? पृष्ठ पाठ, पृष्ठ भाग की, ठीक है। इसके अलावा यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा केदार भी याद रखना है। पहला केदार केदारनाथ, दूसरा केदार मधमहेश्वर, तीसरा तुंगनाथ, चौथा रुद्रनाथ और पांचवा कल्पेश्वर, ठीक है। 87, उत्तराखंड में वनाग्नि सर्वाधिक चीड़ के जंगलों में लगती है। बिल्कुल सही है, इसका कारण भी है। एक तो चीड़ का जो पेड़ होता है, उसके जो पत्तियां होती है ना, जो जिसको पिरुल बोलते हैं, वो पिरुल आग लगाने में सबसे महत्वपूर्ण है, उसका मतलब आग लगती है उससे बहुत जल्दी। दूसरा, चीड़ का जो पेड़ होता है उससे एक लीसा निकलता है, लीसा, जो आग पकड़ने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए उत्तराखंड में वनाग्नि सर्वाधिक चीड़ के जंगलों में लगती है, बिल्कुल सही कथन है। कारण आपको दिया है, राज्य सरकार द्वारा पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना शुरू की गई, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना अभी हाल ही में राज्य सरकार ने इसकी घोषणा करी है, 8 मई 2024, 8 मई 2024 की। स्पष्टीकरण क्यों करेगा? ये तो जंगल में आग लगने की बात हो रही है और यहां पर हो रहा है कि पिरुल लाओ पैसा पाओ, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है ना। आग लगाने के कारण नहीं, वो एक आर्थिक रूप से उसको अलग किया गया था। स्टेटमेंट कब मानते हैं हम सही? जब अगर यहाँ पे बात हो रही होती कि चीड़ के जंगलों में आग लग रही है और आग लगने का कारण क्या है, तब आपका आंसर होता है। ये तो सीधा स्टेटमेंट दूसरा है ना, राज्य सरकार द्वारा पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना शुरू की गई। हाँ, पेड़ से मतलब नहीं है, पेड़ से मतलब नहीं है। राज्य सरकार द्वारा पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना शुरू की गई, स्टेटमेंट अलग है। व्याख्या तब करता है जब हम उसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, आग के बारे में बात कर रहे हो, आग के बारे में बात कहीं नहीं हो रही, दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है पूरा, ठीक है। सही है, ये आंसर होगा आपका बी वाला। एक और चीज याद रखेंगे, राज्य में पिरुल नीति शुरू की गई थी। पिरुल, पता है आपको पिरुल नीति? राज्य सरकार ने एक घोषणा करी थी कि पिरुल से बायोडीजल बनाया जाएगा, तो उस पिरुल से बायोडीजल बनाने की घोषणा इनकी पिरुल नीति कब की है? पिरुल नीति, ये भी इंपॉर्टेंट है, पिरुल नीति 2018 की, ठीक है, इसको भी लिख लेना, पिरुल नीति 2018। 88 पे आते हैं, उत्तराखंड परिवहन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुने। उत्तराखंड की भौतिक संरचना जटिल होने के बावजूद सड़क परिवहन राज्य के कुल यातायात का 80% भाग पर है, सही है पहला वाला, ठीक है। सेकंड है, राज्य के कुमाऊं मंडल में सड़कों की संख्या व लंबाई अधिक है,
ये बिल्कुल गलत है। कुमाऊं में नहीं बल्कि गढ़वाल मंडल में लंबाई भी और सड़कों की संख्या भी ज्यादा है गढ़वाल में कुमाऊं मंडल की अपेक्षा, तो ये गलत है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के उद्देश्य से मई 2023 याद रखेंगे पैच रिपोर्टिंग ऐप शुरू किया गया है, ये भी सही है। तो 1 और 3 आपका आंसर होगा सी। 89 1878 में देहरादून में देश के पहले महाविद्यालय की स्थापना किस नाम से की गई थी? ये की गई थी फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से, ऑप्शन ए। 90 है उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में 4 जिलों के 15 स्थानों को, पहले तो ये याद रखना है 4 जिले के 15 स्थानों को नाम बदलने की घोषणा की है, जिसमें से 14 स्थानों का ही नाम परिवर्तित किया गया था, एक कैंसिल हो गया था, मियावाला का नाम मना हो गया था, वो चेंज कर दिया, ठीक है। तो 14 का नाम चेंज किया गया। उक्त 4 जिलों में से कौन सा जिला इसमें सम्मिलित नहीं है? अल्मोड़ा नहीं है। 4 जिलों में से आएगा उधम सिंह नगर। चौथा जिला कौन सा था? इन जिलों के स्थानों के नाम परिवर्तित किए गए, तो चौथा जनपद था उधम सिंह नगर। 91 उत्तराखंड वर्तमान मुख्य सचिव आनंद वर्धन कौन से नंबर के सचिव हैं? 19 नंबर के हैं, ठीक है। तो आनंद वर्धन नाम भी याद रखना है। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? आनंद। इससे पहले कौन थे? राधा रतूड़ी थी 18 नंबर की, ठीक है। मिस उत्तराखंड 2025 से सम्मानित मेघना ठाकुर का संबंध देहरादून जनपद से है, ऑप्शन बी। 93 उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, बिल्कुल सही है। कारण आपको दिया है, प्रधानमंत्री द्वारा घाम ताप योजना को बढ़ावा देने की घोषणा की गई। ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, क्योंकि शीतकालीन पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए ही गांधी जी बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि यहाँ पे घाम ताप योजना की अपार संभावना है, ठीक है। तो स्पष्टीकरण भी सही है, यहाँ पर आंसर होगा ए। हाँ, स्पष्टीकरण नहीं कर रहे? हाँ कर रहे हैं। ये ऐसा बोल रहे हैं ना, उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन की असीम संभावना है, ठीक है। और जब शीतकालीन पर्यटन की असीम संभावना है, उसी असीम संभावना को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने घाम तापो योजना की शुरुआत करी है। पिछले वाले में ऐसा नहीं था ना, उसको तो वो तो अलग स्टेटमेंट है, वो अलग स्टेटमेंट है, आप अभी समझे नहीं उसको। वो सही है, पहले वाले में क्या था, हम चीड़ के आग लगने की बात कर रहे थे, और दूसरा वहां पे अर्थव्यवस्था की बात हो रही थी कि पिरूल लाओ अब पैसा पाओ, उससे बायोडीजल बनाओ, वो अलग चीज था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह है कि शीतकालीन पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, और कारण क्या है, क्योंकि शीतकाल में ही हम क्या तापेंगे, हम तापेंगे, ठीक है। उसी के बारे में स्टेटमेंट है, तो आपका आंसर ए सही होगा, ठीक है। इसलिए तो बनाया गया स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, और आयोग ऐसे ही बनाते हैं, समझना है क्वेश्चन को, यही चीज प्रैक्टिस में हमें सीखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे लिंगानुपात और जिला देखा है, आप सभी को ध्यान होगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है 1139, उसके बाद रुद्रप्रयाग का है 1114, पौड़ी का है 1103, और बागेश्वर का है 1090। तो 1324 1324 1324 ए आंसर होगा। 95 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया? आंसर होगा आपका ज्वालादत्त जोशी ने करा था, ठीक है। अमृतसर कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं, अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल से किन 2 लोगों ने भाग लिया था? अमृतसर कांग्रेस 1919 में, अभी परसों बताया था ना आपको, मुकुंदी लाल और अनुसुया प्रसाद बहुगुणा ने। 96 इनमें से कौन सा असत्य है? असत्य यहाँ पे डी है, हरेला सावन माह के पूर्णिमा को नहीं, सावन माह का पहला दिन, सावन माह के पहले दिन हरेला पर्व के रूप में मनाया जाता है। 97 यहाँ पे सभी कथन सही थे, 1, 2 और 3। एक खलंगा बोले या कुलंगा लिखा हुआ, खलंगा था ये, लेकिन एक कुलंगा उसी के लिए लिखा हुआ था, ठीक है। तो सभी कथन स्टेटमेंट सही है, आप पढ़ लेना इसको। 97 का डी।
98 निम्न में से पर्यावरण से संबंधित कौन से कथन सत्य है? तीसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि उत्तराखंड प्रदूषण बोर्ड का जो गठन किया गया था वो दिसंबर 2001 में किया गया था। दिसंबर 2001 में लिख लेना, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 1 और 2 सही है, 1 और 2, ऑप्शन बी वाला बॉल। 99 उत्तराखंड में वनों को आग से बचाने हेतु किस मॉडल को अपनाने की बात की गई है? तो हमने पढ़ा था इसको शीतलाखेत मॉडल, ऑप्शन डी। लास्ट क्वेश्चन है 100। विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे ट्रैक का शिलान्यास भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर किया जाना प्रस्तावित है? तो जनकताल उत्तरकाशी में। जनकताल का है उत्तरकाशी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर था, ठीक है।